व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 9वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका उत्तर है 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। इसके बाद है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसका उत्तर होगा ठोस। ठोस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नगण्य संपीड्यता होती है? तो यह सब ठोस अवस्था में ही होता है। इसके बाद है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो यह अवस्था होती है द्रव अवस्था। इसमें आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बाद है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण ठोस में पाया जाता है। इसके बाद है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है? तो यह गुण होता है संपीड्यता। इस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान। तो इसमें पहला है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता वह इसका गलनांक कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा गलनांक। इसके बाद है, बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 373 केल्विन। 373 के लिखा, के मतलब केल्विन होता है। इसके बाद है, जल के कणों की ऊर्जा 273 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा 273 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसके बाद है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके बाद अगला है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है विलयन। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है तथा जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं, तो उसे विलायक कहते हैं। इसके बाद है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो यहाँ विलय होता आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। वायु एक विलयन है। तो वायु विलयन है गैस में गैस का। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो यहाँ पे दे रखा नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता अणु। अगला है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो 2 परमाणुकता वाले तत्व बताने हमें। तो यहाँ जो ऑप्शन में दे रखे इसमें से सही उत्तर है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। इसके बाद अगला है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2। ठीक है, MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है, केनॉल रे की खोज किसने की? तो केनाल रे की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। इसके बाद है, केनाल रे होती है। तो केनाल रे होती है, केनाल रे जो होती है धनावेशित होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। इसके बाद अगला है, अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित हीलियम। ठीक है, द्विआवेशित हीलियम होते हैं अल्फा कण। और किसी परमाणु का केंद्रक होता है धन आवेशित, ऋण आवेशित, अनावेशित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा धन आवेशित। परमाणु का केंद्रक जो होता है धन आवेशित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका के खोज करता है। ठीक है, कोशिका के खोज करता है। कोशिका की खोज किसने की है? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसके बाद अगला है पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो पादप कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज द्वारा निर्मित। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है गुणसूत्र निर्मित होते हैं। गुणसूत्र निर्मित होते हैं तो यहाँ दे रखा डीएनए के, प्रोटीन के, उपरोक्त दोनों के या केवल वसा के, तो उत्तर आएगा उपरोक्त दोनों के। डीएनए के और प्रोटीन के, उपरोक्त दोनों के उत्तर आएगा। इसके बाद है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। अगला है केंद्रकाय पाया जाता है, तो केंद्रकाय पाया जाता है जीवाणु में। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है। पौधों के तनों की लंबाई हेतु वृद्धि हेतु उत्तरदायी ऊतक है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जो है ये पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला है जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते उन्हें कहते हैं। इच्छा अनुसार जिन्हें गति करा सकते हैं ऐसी मांसपेशियों को क्या कहते हैं, तो ऐसी को कहते हैं ऐच्छिक, कंकाली, रेखित पेशी या उपरोक्त सभी। तो आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो कार्डियक पेशी पाई जाती है हृदय में। इसके बाद है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। और अगला है कार्डियक पेशी होती है, तो कार्डियक पेशी होती है एक केंद्रिकीय। इसके बाद अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे में कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे में कहते हैं, तो उसे गतिशील अवस्था में कहते हैं। ठीक है, गतिशील अवस्था में ही वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है। इसके बाद है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो उसे कहते हैं चाल। इसके बाद है वेग का एसआई मात्रक है, तो इसका उत्तर होगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला है प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता, तो कहलाता वेग। इसके बाद अगला है प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, तो वेग में होने वाला परिवर्तन कहलाएगा त्वरण। इसके बाद है एक निश्चित दिशा में को वेग कहते हैं, तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो यह कहते हैं हम जड़त्व। इसका उत्तर आएगा जड़त्व। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। इसके बाद अगला है बल का मात्रक है, तो इसका उत्तर होगा न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। इसके बाद अगला प्रश्न है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, तो इसका उत्तर होगा हल्की वस्तु का। ठीक है, हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। इसके बाद अगला है m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, तो इसका संवेग होगा mv, क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान में जब वेग का गुणा हो जाएगा तो वह संवेग कहलाता है। इस प्रकार से हमने विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।